अब हेडिंग डालो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, थर्ड वाला पढ़ेंगे आप स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। मेरा चश्मा लेते हैं ना इसका जरा। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको पता तो होगा कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते कौन कौन से हैं। मैंने ट्रिक भी बताई थी। कौन सी ट्रिक बताई थी? B2CA। ठीक है, अब B2 से बोन एंड ब्लड एंड्स। ठीक है, सेकेंड ब्लड। C से कार्टिलेज और 4 A से एडिपोज टिश्यू। कौन सा? एडिपोज टिश्यू। अब देखो पहली हेडिंग डालो कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्टिलेज, ठीक है, इसकी जो मदर सेल होती है, मदर सेल, या ये कहो कि कार्टिलेज की जो सेल होती है उनको क्या बोलते हैं? कॉन्डोसाइट्स। एक बार मीनिंग बताना है कॉन्डोसाइट्स की। एक बार कॉन्डोसाइट्स यही है ना? देखो इतना देखो एनसीईआरटी में मीनिंग नहीं लिखी हुई है। एनसीईआरटी में दूसरा लिखा है। एनसीईआरटी में ये है साइड। ठीक है, कॉन्डोसाइट क्या बोलेंगे? कार्टिलेज की सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्डोसाइट। अब पहली प्रॉपर्टी लिखो इसकी स्टार डाल के। कार्टिलेज कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। सॉलिड, फ्लाइबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। फ्लाइबल का मतलब है ना फ्लेक्सिबल। ठीक है, देखो जो कार्टिलेज होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, फ्लाइबल यानी फ्लेक्सिबल होता है थोड़ी, और रेजिस्ट कंप्रेशन यानी कंप्रेशन मतलब अगर दबाओगे तो रेजिस्ट करेगा, छोड़ेगा। जैसे मान लो कुछ चीजें होती है, जैसे कैसे बताऊं कि कुछ चीजें होती है ना यार। एक एग्जांपल अगर मैं समझने के लिए करूं कि किसी भी आदमी या किसी भी ऐसी चीज को या किसी भी जानवर को तुम देखो कभी दबाने लगो तो रिस्पॉन्स करता है, हटाता है। कभी देखना जब किसी का मर्डर होता है, खून होता है, तो एक वो लेते हैं, मतलब अगर एक पिलो लेते हैं, ठीक है, और उसके यहाँ पे मुंह पे रखे तो वो छटपटाता है, यानी रेजिस्ट करता है कंप्रेशन को। उसके ऊपर कंप्रेस रखा गया, कंप्रेस किया गया, दबाया गया, तो वो रेजिस्ट कर रहा है, उस चीज को रेजिस्ट कर रहा है कि ये ना हो, है ना? तो ये चीज हो गई। हाँ पूछो। देखो अब इसके आगे क्या लिखना है? सॉलिड, फ्लाइबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। इतना हो गया। इसके आगे लिखो, इसको मिटा लूँ पहले। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल में भी बताया था जब मैं कार्टिलेज जब कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था, जब मैं कार्टिलेज पढ़ा रहा था तब भी मैंने एग्जांपल में बताया था। तो जो कार्टिलेज होते हैं वो आगे चल के बोन बनते हैं। एम्ब्रियो में कार्टिलेज होते हैं, आगे चल के बोन बन जाते हैं। लिखो मोस्ट ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी के साथ है ये इंपॉर्टेंट लाइन, नीट में आ चुका। ये कार्टिलेज का ही है। हाँ, मोस्ट ऑफ द cartilage is replaced by the bone. Most of the cartilage is replaced by the bone in यार एक चीज गलती हो गई। Most of the cartilage in embryonic stage। तुम लोगों में अभी नहीं काटना। In embryonic stage is
replaced by the bone in adults। ठीक है, एडल्ट में जो है बोन में आ जाती है और एम्ब्रियोनिक स्टेज जब छोटे रहते हैं तो कार्टिलेज के फॉर्म में रहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस तरह को। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कार्टिलेज के, इसका स्क्रीनशॉट ले तब तक। एक पॉइंट और ऐड करो कि द सेल्स जिसमें हम कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज की सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, द सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स। अब ये होती कहाँ है ये हम देखेंगे। द सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स लोकेटेड इन स्मॉल कैविटीज। स्मॉल कैविटीज, अब वो स्मॉल कैविटीज कौन सी हैं? कॉल्ड एज लैक्यूना। लैक्यूना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लैक्यूना। ठीक है, एंड विथिन द मैट्रिक्स और ग्राउंड सबस्टेंस secreted by them। ठीक है, मैं देखो पहला है वो स्मॉल कैविटीज में लोकेट होती हैं, मतलब होती हैं, जिनको हम लैकुनाe बोलते हैं। और दूसरा है वो ग्राउंड सबस्टेंस में प्रेजेंट होती हैं, जो कि सीक्रेट किसके द्वारा किया जाता है? खुद कार्टिलेज की सेल्स या कनेक्टिव की सेल्स द्वारा। ठीक है, इतना लिखो या स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगला पॉइंट ऐड करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अब लिखो एग्जाम्पल लिखो इसके, और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल किसी का भी हो इम्पोर्टेंट ही रहता है। एग्जाम्पल मैं इसीलिए इम्पोर्टेंट नहीं डलाता क्योंकि एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। पहले एग्जाम्पल जैसे ओमकार ने बताया ना, यही होता है फोकस। अगर बच्चे का फोकस है तो वो फ्लेक्सिबल, अब फ्लेक्सिबल से निकाल देगा एग्जाम्पल की कौन कौन से फ्लेक्सिबल होते हैं। तो लिखो आउटर ईयर जॉइंट्स। आउटर ईयर जॉइंट्स, आउटर ईयर जॉइंट्स का मतलब ये जो ईयर है अपना कान है उसके जो जॉइंट्स हैं बाहर, आउटर ईयर जॉइंट्स, उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या कह सकते हो? लिम्स एंड हैंड्स। लिम्स एंड हैंड्स, हैंड में जो फिंगर्स हैं टोटल मूर्ति है। ठीक है, लिम्स एंड हैंड्स ये लिख सकते हो। बिटवीन द वर्टिबल कॉलम, बिटवीन द वर्टिबल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, चौथा और क्या बोल सकते हो? और सोचो, और इम्पोर्टेंट चीज और क्या होगा? लिम्स एंड हैंड्स हो गए, बिटवीन द आउटर ईयर जॉइंट्स, लिम्स एंड हैंड, बिटवीन द वर्टिबल कॉलम। ये तुम सोचोगे तो ज्यादा याद। वर्टिकल कॉलम का, अरे ये वर्टिकल कॉलम स्केलेटन वाली। हां बिल्कुल बिल्कुल, जिसका एग्जांपल मैंने कर दिया था, ये मेरा माइक फंस गया है। और सोचो, मैं एनसीईआरटी से बाहर भी सोच दिखा लूं। अरे भाई साहब, ये फिंगर्स मतलब ठीक है, वो रहेगा। ठीक है, पैर का भी लिख सकते हैं। अच्छा हां, हैंड्स और पैर में तो आ ही जाता है ना। टिप्स ऑफ नोज। हां, अरे सर में वर्टिकल कॉलम तो गला भी लचीला हो। नोज टिप्स ऑफ नोज, गला नहीं आएगा। लिख लो टिप्स ऑफ नोज। हां लिखे, मान लीजिए लिखे। फिंगर्स लिख लो, फिंगर्स नेक फुट्स ऑफ फिंगर। फिंगर में दोनों ही फिंगर आ जाती है, क्या फिंगर अलग है? हैंड्स भी हो या फिर पैर की हो, आई ETC करके लिख लो। बाकी 5 एग्जांपल बहुत होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग डालो इस इतने लिखने के बाद। ठीक है, इतना अब अगली हेडिंग डालो बोन। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में ही हम पढ़ेंगे बोन।
अब बोन की जो मदर सेल है या ये कहो कि सेल है बोन की, उसको क्या कहते हैं, ये लिख लो मदर सेल या सिंपल साइड्स। ठीक है, अब ये भी लिख लेना। सच कहूँ तो एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए नहीं करा रहा हूँ। ईबीसी चाहता तो करा लेना। बोन की स्टडी अगर जो करता है वो ऑस्टियोलॉजी में आती है। ठीक है, और अगर जो बोन का डॉक्टर होता है उसको ऑस्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है। हाँ तुम्हें बता लो, आपके यहाँ आओ आओ बता लो, तुम्हें बता लो। हाँ हम किस लिए खड़े हैं, सब तुम्हें बता दो। पता है बनता है ऐसी चीजें, फालतू की चीजें जो नीट में नहीं आएंगी वो आती हैं। अभी बताओ बोन की डॉक्टर क्या कहते हैं, नीट में नहीं आएगा, तुम्हें पता है। अब बोन की सेल को क्या कहते हैं ऑस्टियोसाइट, नहीं पता था, जबकि आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में है। कैसे लोग हो गया, तुम्हारा बोलना जरूरी है उसके बारे में। ठीक है, अब देखो ओस्टियोसाइट्स सेल, ओस्टियोसाइट ये कार्टिलेज के साथ की है। नहीं भाई, बोन अलग चीज होती है, कार्टिलेज अलग चीज होती है। क्या ही बोल रहे हो तुम? ये 11th वाले मेरा दिमाग खराब। ओस्टियोसाइट लोकेटेड, लोकेशन लिखो, लोकेटेड इन। अब देखो ये भी ना कैविटीज में पाई जाती है ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, और उनको भी लेकुनाई कहते हैं, समझ लो बात को। बट ये है कि कार्टिलेज में क्या था कि लेकुनाई के अलावा ग्राउंड सबस्टेंस में प्रेजेंट होती है। और एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, हाँ नहीं लिखा हुआ है कि ये जो है वहाँ लेकुनाई में प्रेजेंट होंगी। बट अगर एक चीज लिखना, मान लो अगर एक क्वेश्चन है, अभी इसको करने का हम निकालेंगे। पहले ये लिख लो ओस्टियोसाइट लोकेटेड इन द स्पेस कार्ड है लेकुनाई। ठीक है, लेकुनाई उत्तर लिखो। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो जो कि आ सकता है, अगर मान लो इस तरह क्वेश्चन कुछ आता है कि ऐसे मैं क्वेश्चन क्या बना दूं कि लेकुनाई इज लोकेशन ऑफ which type of tissue, है ना। लेकुनाई जो है वो किस टाइप के टिश्यू में आता है, और ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं हमको। पहला ऑप्शन जो दिया हो वो ये दिया हो बोन का, दूसरा ऑप्शन जो दिया हो कार्टिलेज का, तीसरा ऑप्शन दिया हो हमको किसका, एडिपोज टिश्यू का, और चौथा ऑप्शन हमें किसका दिया हो, पेरिओरल करेगा या ब्लड ले लो, ब्लड तो लिखा था ना, लिम्फ ले लो, लिम्फ। अब बताओ इसका आंसर क्या हो, इसका बोन लेकुनाई, हाँ लोकेशन इज बोन। कार्टिलेज क्यों नहीं, कार्टिलेज में भी तो लेकुनाई लिखा है ना, लिखा है बट उसमें जो आखिर मैंने कार्टिलेज में भी तो लिखा है ना कि लेकुनाई में, स्मॉल कैविटीज में लेकुनाई में मैट्रिक्स और ग्राउंड सबस्टेंस भी तो होता है उसमें, तो आखिर होता तो लेकुनाई में भी है ना। अब मान लो मैं जो है तो यहाँ भी खड़ा हूँ और यहाँ भी खड़ा हूँ, मैं हो गया कार्टिलेज, और बोन जो है सिर्फ जो है यहाँ पे खड़ा है, तो क्या कार्टिलेज सिर्फ यहीं बस खड़ा रहेगा, दोनों तरफ खड़ा है ना। तो अपने स्थान बदल सकती है, ऐसा कुछ नहीं। जो कार्टिलेज है वो लेकुनाई में भी होती है और ग्राउंड सबस्टेंस में, और जो बोन है वो लेकुनाई बस में होती है। तो बताओ इसका आंसर क्या दोगे तुम। अब मान लो क्वेश्चन आ गया ना, जो एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़ता और जो टीचर एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते, अपना ज्ञान फैलते हैं, वो नहीं कर पाएगा क्वेश्चन। अगर मॉड्यूल बड़ी बड़ी कोचिंग ऑफ तुम पढ़ते हो तो होशियार बन जाओगे, फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, बोध नहीं दिया इसने, बोध इसका आंसर होगा बोन। क्यों होगा, यहाँ पे हेडिंग डाल लो कि एनसीईआरटी में सिर्फ ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में सिर्फ ये दिया है कि लेकुनाई जो है बोन में होता है। कार्टिलेज में अब सिर्फ एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है कि कार्टिलेज लेकुनाई में प्रेजेंट है, समझे बात को। इसलिए जो है तो हम बोन टिक लगाएंगे बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, आ सकता है नीट में। अब यही क्वेश्चन अगर बोन हटाकर कार्टिलेज एडिपोज
मस्त पढ़ाती है। देखो अब लिखो, अगला पॉइंट लिखो इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ाई थी। अब इसके बाद अगला पॉइंट लिखो बोन के बारे में, एकदम एनसीईआरटी लेके चल रहा हूँ मैं। लिखो कि जो बोन है, ठीक है, बोन जो है वो कैसे होता है। जैसे कार्टिलेज की हमने क्या बात की थी कि वो सॉलिड होता है, ठीक है, प्लाइएबल होता है, ठीक है, सॉलिड होता है और प्लाइएबल होता है, ये बात की थी ना हमने। सॉलिड होता है, प्लाइएबल होता है, लेकिन ये जो है बोन वो होता है हार्ड। बोन कैसी होती है? हार्ड। प्रॉपर्टी हम दिखा रहे हैं बोन की, ठीक है, हार्ड। फिर इसके बाद और क्या होता है? नॉन प्लाइएबल, फ्लेक्सिबल। बोन को तुम तोड़ नहीं सकते। ये देखो कई बार बोन जलती भी नहीं है, जब आदमी को जलाया जाता है तो कई बार जलती नहीं है कुछ बोन, ठीक है। तो नॉन प्लाइएबल यानी फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बोन को तुम मोड़ जोड़ नहीं सकते। नॉन फ्लेक्सिबल, नॉट फ्लेक्सिबल, नॉट फ्लेक्सिबल, हार्ड, नॉन फ्लेक्सिबल एंड do not resist the compression, ठीक है। कार्टिलेज नहीं है कि तुम मोड़ दोगे तो फिर उसी फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद लिखना कि it is rich in calcium salts in ग्राउंड इन देयर ग्राउंड सबस्टेंस। उनके जो ग्राउंड सबस्टेंस है मैट्रिक्स होंगे उसमें कैल्शियम पाया जाएगा। इट इज कौन कौन को पता है बोन में कैल्शियम होता है? लिखा दिया ना। इट इज रिच इन कैल्शियम इन ग्राउंड सबस्टेंस, इन देयर ग्राउंड सबस्टेंस और मैट्रिक्स, देयर ग्राउंड सबस्टेंस और ग्राउंड सबस्टेंस को मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, याद करके रखो, ठीक है। अगला पॉइंट नीचे आ रहा हो तो मैं लिख दूं, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर लिख देता हूँ ज़्यादा सही। दो पॉइंट अपन समझ रहे हैं। देखो पहला पॉइंट है हार्ड होती है, हार्ड मतलब सबको पता है। नॉन प्लाइएबल मतलब नॉन फ्लेक्सिबल, मैंने लिख भी दिया। एंड डू नॉट रेजिस्ट द कंप्रेशन, कंप्रेशन तो पहले समझाया था उसी था, बस नॉट लग गया है। इट इज रिच इन कैल्शियम, कैल्शियम में रिच होती है। उनको जो ग्राउंड समझते हैं या मैट्रिक्स वो जो बनती हैं बोन जो होता है उनमें कैल्शियम पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता होता है, ठीक है। तो 8वीं 9वीं पढ़ रहा है, देखो इसको जल्दी, ठीक है। अब देखो देखो कि बोन्स प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ देखो बोन प्रोवाइड्स द structural framework to the body, ठीक है। अभी मैं ये भी पूछूंगा कि अभी मैंने ये वाली पहले चीज कहाँ पे लिखाई है, खड़े हो बताओ। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी एक जगह और लिखाया है मैंने, किस टिश्यू में लिखाया है बताओ, जल्दी बताओ। कार्टिलेज में लिखा है। कार्टिलेज में लिखाया है बेटा, बहुत सही। तुम बताओ शिवांशु, कनेक्टिव टिश्यू में किस में लिखाया है? कनेक्टिव टिश्यू के एरियोलर, देख लिए, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू के एरियोलर देखा है, ठीक है ना। और यहाँ भी दो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना, कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने अभी यहाँ पे याद दिला दिया दोनों जगह का। अब मैं लिखा भी दूंगा कि स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसका लिखो कि इट्स आल्सो प्रोटेक्ट्स द सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। हमारी बॉडी की जो भी, जैसे अब मान लो हार्ट है और लंग्स है, इन सब को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? बोन्स, कार्टिलेज। अगर बोन कार्टिलेज नहीं हो तो सब डैमेज हो ऐसे इसको छुओगे तो वो तो इंसान ही गया, खत्म। यहाँ पे टच कर रहे हैं अपन, तो बोन है ना बाहर, समझ लो ना। स्केलेटन जिसको बोल रहे हैं, स्केलेटन किससे बनी होती है? कार्टिलेज और कार्टिलेज से, बहुत सही, ठीक है। देख लो सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, दो के दोनों इंपॉर्टेंट है।
ये दोनों पॉइंट लिखो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। अब लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, लेकिन ये भी क्या था? बोन का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या आएगा? लिम्ब बोन, लिम्ब बोन। अब लिम्ब बोन्स जैसे जैसे मतलब लाइक एज लॉन्ग बोन ऑफ लिम्ब, लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स। ठीक है, लेग्स मतलब जानते हो ना, बैक, सेकेंड में लिख लो वेट बियरिंग, वेट बियरिंग जितने भी टिश्यू होंगे वो इसमें आते होंगे, वेट बियरिंग जितने भी प्रकार के टिश्यू होंगे। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में टिक डाल देना। ठीक है, वेट बियरिंग टिश्यू। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट लिखो, एग्जांपल नहीं है ये, एक पॉइंट है कि बोन जो होते हैं ऑस्टियोसाइड, बोन की जो सेल है ऑस्टियोसाइड, वो इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल। किसे इंटरेक्ट करती है? स्केलेटल मसल से, स्केलेटल मसल। ठीक है, इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल। ठीक है, इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल। इतना लिखो। 2 ये अभी देखो सबसे, अरे यार लिखना 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 कितना लिखते हो, पहले समझो ना, पहले समझो। बना बन समझेंगे नहीं फिर बनेगा नहीं। बोन ऑस्टियोसाइड्स इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल क्या होती है वो मसल में पढ़ाएंगे, पीछे नहीं। तो ये जो है स्केलेटल मसल से इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट किस लिए करती है ये बताता हूँ। हाँ देखो, इंटरेक्ट क्यों करती है? स्केलेटल मसल से इसलिए इंटरेक्ट करती है ताकि मूवमेंट करा पाए। तो हमारा इतना तुम्हें यहाँ से पता चल जाएगा जो हमारी मूवमेंट है यहाँ से वहाँ मैं जा रहा हूँ वो किसके मदद द्वारा जा रहा हूँ? स्केलेटल मसल। और उस स्केलेटल मसल को कौन हेल्प कर रहा है मूवमेंट कराने में? बोन। समझ में आया? बोन मसल का और दिमाग का कनेक्शन है, तब हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। स्केलेटल मसल्स। हाँ, अच्छा एक तुम्हें अच्छा उदाहरण दूं, एपिथेलियल भी आएगा, कनेक्टिव भी आएगा, मसल भी आएगा और न्यूरल भी आएगा। देखना, मैं अगर यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ, ठीक है, समझ में आया? तो जो मेरा पैर है उसमें बोन हेल्प कर रही है क्या? तो कनेक्टिव टिश्यू में आ गई, समझना। उसमें स्केलेटल मसल है हमारे पैर में या हमारे हाथ में मूवमेंट कर रहा हूँ, इसमें जो बोन है वो कनेक्टिव टिश्यू हो गई। इसमें जो ये मसल्स हैं या ये स्किन है वो एपिथेलियल हो गई। स्किन है एपिथेलियल, अगर मान लो स्किन नहीं होती तो ब्लड पूरा गिर जाता। अच्छा, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू गिर जाता तो स्किन मतलब एपिथेलियल नहीं होती तो कनेक्टिव नहीं होता। कनेक्टिव नहीं होता तो उसके अंदर मसल नहीं होती, और मसल नहीं होता तो फिर उसके अंदर बोन फिर से कनेक्टिव नहीं होती। और जब ये कुछ नहीं होते तो दिमाग अकेले बैठ के क्या कुछ करता? मतलब उसका भी कोई काम नहीं होता, उसको भी कोई कंट्रोल नहीं रखता। तो ये कुछ करना ही नहीं है तो फिर दिमाग का क्या? अचार डालेंगे, ये होगा। ठीक है, तो मतलब सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर काम करा रही है। यही चीज नर्वस सिस्टम के पहले चैप्टर के आई थिंक सेकंड पैराग्राफ के चौथी 5वीं लाइन में लिखा है। यही चीज कोऑर्डिनेशन यानी इंडोक्राइन सिस्टम 19 चैप्टर, जिसमें हम हार्मोन्स की चीजें पढ़ते हैं, है ना। और उसमें कोऑर्डिनेशन, क्या नाम है उस चैप्टर का? कोऑर्डिनेशन कुछ नाम करके है ना, ऐसे कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्मोन्स ऐसे। तो उसमें हार्मोन जिसमें ये पढ़ते हैं इंडोक्राइन, थायराइड ग्लैंड, ये सब पढ़ते हैं, है ना। तो वो वाला जो चैप्टर है उसमें भी ये चीज लिखा है। इसका मतलब जो हमारे बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब कि एक दूसरे से लिंक होकर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, समझे? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल जो चारों हैं कोऑर्डिनेट होकर किसी फंक्शन को परफॉर्म कराएंगे, किसी कार्य को कराएंगे। यहाँ लिख लो, स्केलेटल मसल किस लिए इंटरेक्ट करती है बोन से? टू ब्रिंग, टू ब्रिंग्स। और ब्रिंग्स का मतलब शुरुआत करना, टू brings movements to bring the movement of body, movements of body। ठीक है, to brings मतलब शुरुआत करना, बॉडी की मूवमेंट्स का शुरुआत करने के लिए स्केलेटल मसल बोन से इंटरेक्ट करती है। ये है इंपॉर्टेंट, ये है, इसलिए इंटरेक्ट करती है। समझ में आया ओमकार? यस, तो बोल रहा हूं पढ़ना है। देखो लिखो, लास्ट पॉइंट लिखो बोन में। पॉइंट यार
आज खत्म कर दें क्या? हाँ कर दीजिए यार फिर एनिमल टिश्यू खत्म ही कर दें क्या? कर दीजिए। आज खत्म कर समय कितनी लग जाएगी? अब तो खत्म करेंगे। आप चाहे जितना समय लगे आज खत्म हो जाए। क्लास खत्म इन्फॉर्मेशन करनी थोड़ा सा। नहीं सर ऐसा मत दस करिए, मिनट लारी ठीक है, गॉडी ठीक है। भाई आप सर सर ए देखो बोन मैरो, कौन लगाएगा? नाम करिए क्या नहीं। बोन मैरो इन बोन्स, भाई बहुत इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ, बोन मैरो लिख लेना, नीट में आएगा और इम्पोर्टेंट है। बोन मैरो इन बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। प्रोडक्शन। हाँ अभी देखो यहाँ पे ब्लड सेल आया ना, अब स्टार्ट होगा ब्लड, यहाँ पे ब्लड की उत्पत्ति हुई, ठीक है। कहाँ से उत्पत्ति हुई ब्लड की? बोन मैरो से। बोन मैरो इन ब्लड इन बोन, सॉरी, बोन मैरो इन बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन। साइट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पत्ति, वहाँ से निकलती है। साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल की प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कहाँ से हुआ? बोन मैरो से। बोन के बोन मैरो से। समझ में आता है? ठीक है। अब अगली हेडिंग हमें डालना है ब्लड, ठीक है। ब्लड और उसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसको लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ब्लड पढ़ने वाले हैं। अच्छा अब देखो हेडिंग डालो ब्लड, कार्टिलेज बोन पढ़ चुके अपन ना, ब्लड। और ये कनेक्टिव का लास्ट है, ठीक है। क्या डालनी है? ब्लड। लिखो ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ, ये लिख लो पहले, ब्लड इज कॉल्ड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहलाता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखना कि ब्लड के टाइप्स क्या है। ब्लड टाइप्स या ब्लड कंसिस्ट किससे होता है? टाइप्स इंक्लूड्स, ठीक है, कौन कौन सा? पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। देखो समझो इसको, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है ब्लड, और इसके तीनों टाइप लिखे हुए हैं जो होते हैं ब्लड में। क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी जो लाल कलर की होती है, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी, अब देखो अंदर तुम जब भी मान लो कहीं कुछ लगे तो देखना दो प्रकार की सेल्स होंगी, एक व्हाइट दिखेगी, एक रेड, ठीक है। तो एक होता है आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स, ठीक है। ये तीनों के डिटेल में हम ब्लड सर्कुलेटिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेटिंग वाले चैप्टर में। अभी हमने इंट्रोडक्शन बस देखा है ब्लड का। एक पॉइंट और ब्लड में है, वो बचा है, इसको लिख लो, तो वो भी लिखा दूं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मसल टिश्यू, ठीक है। देखो थर्ड पॉइंट लिखो, ब्लड जो है मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। सर्कुलेटिंग मतलब हमारे बॉडी की जो भी सब्सटेंस है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? ब्लड, क्योंकि वो एक जगह दूसरे जगह जा सकता है, फ्लूइड है, ब्लड है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो जा सकता है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंस को पहुंचा सकते हैं। तो लिखो ब्लड इज सर्कुलेटिंग मैन, ब्लड इज द मैन सर्कुलेटिंग fluid of our body for transport of various substance, ठीक है। इसका लिख लो। इसके बाद हम मसल टिश्यू को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू खत्म। हेडिंग डालो मसल टिश्यू, ठीक है। एनसीईआरटी आ जाएगी तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है, जब लेक्चर आ जाए उसका। तो मसल टिश्यू
देखो सबसे पहले हेडिंग डालो इसमें, सब हेडिंग क्या डालोगे, मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स। यार एक चीज बताया था ना मैंने कि साइड का मतलब सेल होता है, ये लिख लेना। हाँ ठीक है। अब देखो मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, देखो ये जो है न्यूमरस लिखो, इट इज द न्यूमरस, न्यूमरस मतलब सकरा हुआ, ठीक है, सकरा हुआ, न्यूमरस फाइन फाइब्रल्स, फाइबर्स है ना, ये न्यूमरस फाइन फाइबर होते हैं विच आर अरेंज्ड इन पैरेलल मैनर को हम लोग एरे भी बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है, एरे मतलब मैनर, पैटर्न या मैनर या कुछ भी, ठीक है, पैरेलल है ना, फाइन फाइबर, न्यूमरस फाइबर। देखो इतना, यह एक प्रकार का न्यूमरस सकरा हुआ फाइबर होता है जो कि पैरेलल रूप से ऐसे पैरेलल फॉर्म में अरेंज होता है, ठीक है। इसका शेप लिख लो, शेप कैसा होता है, सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट शेप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल लॉन्ग फाइबर, सिलिंड्रिकल लॉन्ग फाइबर, ठीक है, इतना लिखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए सेकंड पॉइंट, हाँ पॉइंट्स ही, आगे पॉइंट्स कंटिन्यू करेंगे अपन। और सबसे अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं, ये आएगी भी मॉक टेस्ट में, कई बार आएगा, और मैं भी मॉक टेस्ट में दूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। पैसा वसूल हो गया। लिखो, अपन स्टेट्स पढ़ने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मसल टिश्यू एंड टाइप्स, ये हेड सब लिखेंगे, बिना चश्मा लगाए याद है क्या मैं, ठीक है। तो लिखो स्टेट्स ऑफ मसल टिश्यू एंड टाइप्स। अब दो स्टेट्स होती है, पहली स्टेट है कॉन्ट्रैक्ट स्टेट या कॉन्ट्रैक्शन, सुना है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, और दूसरी स्टेट है अनकॉन्ट्रैक्ट स्टेट। दोनों क्या होती है, कैसे होती है, ये अपन डिस्कस करने वाले, ठीक है। पहला लिखो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में क्या होता है, ये कब होती है और क्यों होता है, ये लिखना है अपने। कॉन्ट्रैक्ट स्टेट क्या होता है, देखो हेडिंग डालो, देखो व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये समझ लो कि उसको हम ना जोर दे रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, तब वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। एनसीईआरटी में एकदम यही लाइन भी लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो मान लो एक चीज़ है, यहाँ से ये एक मान लो स्केलेटल मसल है, ठीक है, मान लो एक प्रकार की मसल है, जब इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, इसको मैं ऐसे दबाऊंगा, समझ गए भाई देख लो ना, पहले नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। एक मसल है, इसको मैं दबा रहा हूँ, ठीक है, आ जाओ, तुम्हें बड़ा शौक आने का, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। अब देखो मान लो इसमें हम एक इसके बॉडी में ये मान लो यहाँ पे मसल्स हैं, ठीक है, समझना, अबे इतना रखो, पूरी बॉडी दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको मान लो ये एक मसल है, यहाँ पे मसल होगी कोई, ठीक है, इसमें ऐसे मान लो एक मसल प्रेजेंट है, ठीक है, मैंने चित्र भी बना दिया मसल का। तो मान लो इसको जब मैं दबा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूँगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने पर इसको थोड़ी दर्द भी होगा और ये शॉर्ट होगी मसल्स, ठीक है, समझ रहे हो बात को। और जब मैं इसको अनकॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, इसको जब मैं दबा रहा हूँ तो ये छोटी हो जाएगी, जब मैं इसको फिर छोड़ दूंगा तो ये बड़ी हो जाएगी, बस यही है। इसको जब ऐसे हम दबाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटी होगी, छोड़ देंगे तो फिर बड़ी हो जाएगी। तो दबाने को कौन सा स्टेट बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्टेट, और छोड़ने को स्टेट को क्या बोल रहे हैं,
अनकॉन्ट्रैक्ट स्टेट। अनकॉन्ट्रैक्ट में कैसी मसल है, रिलैक्स है एकदम, रिलैक्स की और मतलब जब छुट्टी हुई। छुटी हुई है, रिलैक्स है तो अनकॉन्ट्रैक्ट है, और बड़ी है, रिलैक्स है, अनकॉन्ट्रैक्ट है, छोटी है तो कॉन्ट्रैक्ट है, और बड़ी है तो अनकॉन्ट्रैक्ट है। छोटी है, ठीक है। अब देखो, अब लिख देते हैं पूरी, यही जो समझेंगे तो लिखो, व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टेन मतलब छोटी हो जाती है, शॉर्टेन बाय द फर्दर स्टिमुलेशन। अब स्टिमुलेशन का मतलब वही है जो मैं उसकी मसल्स में कर रहा था, इसको मैं स्टिमुलेट कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, स्टिमुलेशन, ठीक है, स्टिमुलेशन। इतना लिखूं, फिर मैं सेकंड लिखाता हूँ, ऊपर मिटा सकता हूँ क्या, हाँ। ऊपर मिटा के मैं सेकंड पॉइंट लिख दे रहा हूँ, अनकॉन्ट्रैक्ट स्टेट, ठीक है, अनकॉन्ट्रैक्ट स्टेट, अनकॉन्ट्रैक्ट स्टेट। इसमें लिखो कि इसमें आप क्या लिखना है, व्हेन मसल्स contracted once, then after some time कुछ समय बाद, then after some time कुछ समय बाद वो रिलैक्स हो गया, after some time it will relax, और उसी रिलैक्स को, और जब रिलैक्स होती है तो फिर से लेन मतलब कि क्या होती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, रिलैक्स लेंथ जो है उसकी बढ़ जाती है, तो फॉर फर्दर कंट्रैक्शन एंड गोइंग टू अनकॉन्ट्रैक्ट स्टेट, ठीक। एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट हुई तो छोटी हुई, और इसके बाद जब उसको छोड़ दी कुछ समय बाद तो फिर से लंबी हो गई, और अनकॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स होकर लंबी हुई, और अनकॉन्ट्रैक्टेड यानी अनकॉन्ट्रैक्ट मतलब बिना कॉन्ट्रैक्ट की हुई स्टेट में वो पहुंच गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अभी मैं ऐसे भी स्टार डलवा के कुछ अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको समझा के याद भी करा दूंगा, तो जबकि थ्योरी पॉइंट आप अभी नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला पॉइंट लिखो, अब इसकी एक ट्रिक लिखा दूं याद करने की, क्या, ताकि ये पूरा झंझट ना हो, ठीक है। एक देखो ट्रिक लिखा ही देता हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो शॉर्ट होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो चीज़ें जो है वो शॉर्ट होंगी, और अगर अनकॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट होगा तो शॉर्ट होगी, अनकॉन्ट्रैक्ट होगी तो लॉन्ग होगी, अनकॉन्ट्रैक्ट होगा तो लॉन्ग। ये रिलैक्स हो जाएगा, था रिलैक्स की कंडीशन रहेगी, और ये अनकंफर्टेबल रहेगा, आप ये कह सकते हो कि अनकंफर्टेबल या फिर प्रेशर की कंडीशन रहेगी, प्रेशराइज कंडीशन। ये तो अनरिलैक्स भी हो सकता है, हाँ अनरिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं, अनरिलैक्स, जोश नहीं लगे, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। लिख लो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। देखो ट्रिक लिखो, एक अगर तुम्हें याद है तो दूसरा अपने आप तुम बना लोगे, क्योंकि जस्ट उसका अपोजिट है। अगर तुम्हें पता है कि अनकॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग और रिलैक्स रहती है तो तुम नहीं बोलोगे कि कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट और अनरिलैक्स हो जाएगी, तो एक ही ट्रिक बना लो, दूसरी नहीं बनाओ, दो ट्रिक बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अपन ट्रिक क्या बना रखते हैं कि हंसने वाले तुझे भी, हंसने वाले तुझे भी ठीक है रुलाया जाएगा,
देखो ये मैक्सिमम जो ट्रिक्स हैं वो तभी याद रहती हैं जब कोई ऐसी चीज़ें आए जो मतलब नहीं आनी चाहिए, सच कहूँ तो देखो मान लो एक बॉय है एक और एक गर्ल है, एक गर्ल बॉय दोनों भी हो सकते हैं। तो होता है ना कि कोई अगर किसी को छोड़ के जाए तो बोलता है कि अभी तुमने हमें छोड़ के बड़े हंस रहे हो, किसी और का साथ मिला है, तो फिर तुम्हें भी एक बार वो रुला के जाएगा, हंसने वाले तुझे भी रुलाया जाएगा। मतलब जैसे हम तुम्हारे साथ थे, तुमने धोखा दिया या कुछ भी हुआ बात, तो तुमने हमें रुलाया छोड़ के जब गए, ऐसे ही तुम्हारे साथ जब कोई करेगा तो तुम्हारी हमारी फीलिंग आएगी, तुम्हें भी एक दिन रुलाया जाएगा। समझ में आ रहा है ये ट्रिक? समझ गया। ठीक है, मतलब इसको मैं एकदम सीरियस वे से बता रहा हूँ, इसलिए तुम लोगों को ज़्यादा वो नहीं लग रहा है। अगर इसको वैसे बताया जाए हंसी फॉर्मेट में तो ये थोड़ी है, हंसने वाले तुझे भी ये रुलाया जाएगा। अब देखो आर से रिलैक्स, अगर रिलैक्स है इसका मतलब अनकॉन्ट्रैक्ट है, अनकॉन्ट्रैक्ट है, अनकॉन्ट्रैक्ट है तो लॉन्ग हो गई, तो वो एल से लॉन्ग। लॉन्ग होगा। ये बहुत सही है। कहते ना हमारा भी एक दिन आएगा, आज जितनी दुनिया हंस रही है हमारे पर हंस लो, एक दिन हम रुलाएंगे। बस वही है, हंसने वाले एक दिन तुझे भी रुलाया जाएगा। आज जितने हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर वो एक दिन रोएंगे कामयाबी देखकर। बहुत सारा वैसे इसको फिजिकल वे में देखा हाँ जाए ना। फिजिकल वे में भी अगर तुम समझो ना, Really like- कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी चीज को, ये एक मसल हुई, इसको अगर शॉर्ट कराना है कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये शॉर्ट होगा और अनरिलैक्स हो जाएगा भाई। रिलैक्स थोड़ी, किसी को तुम दबा रहे हो, किसी के ऊपर प्रेशर लगा रहे हो तो रिलैक्स थोड़ी होगा बस। हाँ Short ये हो देखो, गया। इसको शॉर्ट, ये शॉर्ट हो गया, इतना बड़ा था इसको दबाए शॉर्ट हो गया, ये contract रिलैक्स हो गया ना, पैर समझ फैला दिया। अनकॉन्ट्रैक्ट समझ, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। देखो ट्रिक की जरूरत है नहीं, अगर लगे तो ठीक है याद कर लेना, याद रहे तो, नहीं याद रहे तो ट्रिक याद करने में माता मत भवाना। मैं भी ट्रिक ज्यादा याद करता नहीं हूँ, तुम कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट इज द किंग। कॉन्सेप्ट अगर समझे तो हो जाएगा। लिख लो इतना, अब लिखो ये देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट और जो ये अनकॉन्ट्रैक्ट स्टेट है ना, लिखो these two states is helped in, किसमें हेल्प करती है? मूवमेंट्स में। हेल्प इन movement of our body for the response of external environment, अगर तुम्हें बाहरी दिया, जैसे पानी गिरने लगा तो तुम्हें भागना है एक जगह से दूसरी जगह, यानी मूवमेंट कर रहे हो। और मूवमेंट कैसे कर पाओगे? अगर चीजें कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उठा रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, अनकॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फिर रिलैक्स कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अनरिलैक्स कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, अनरिलैक्स कर रहे हो। मतलब देखो अब जैसे एक्सरसाइज भी कोई करता है, ऊपर हाथ करता है, पुशअप्स मारता है, तो एक बार रिलैक्स होता है फिर अनरिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है फिर अनरिलैक्स होता है। ठीक है, ब्रीथिंग भी करो, फिर छोड़ रहे हो, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स। हाँ सबसे अच्छी ब्रीथ, अगला चैप्टर कौन सा है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजिंग, और उसमें ही हम कॉन्ट्रैक्ट स्टेट और रिलैक्स स्टेट पढ़ेंगे ही। तो यही मैंने जो है तो अच्छे समझाया है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है। इतना लिखो, फटाक से लिखो, जल्दी लिखो। एक पॉइंट और लिखा के इसकी स्क्रीनशॉट लो, एक पॉइंट और लिखा के हम जो है तो टाइप्स पढ़ेंगे मसल टिश्यू का। अब लिखो, देखिए ना ये नीट में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मसल्स, इसके आगे लिख लेना जनरली, क्या लिख लेना? जनरली muscles play an active role in all the movements of our body. All the movements of our body बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे याद करेंगे इसी क्लास में। जितनी भी मूवमेंट्स हो, जितनी भी प्रकार की मूवमेंट्स हो, ऑल द मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी इज
प्ले एन एक्टिव रोल बाय मसल्स, मसल ही उनमें हेल्प करेगी उसके मूवमेंट में, जितनी मूवमेंट्स होंगी सभी प्रकार की। जल्दी से ये